ओके, आज के लेक्चर में लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 12.7.2 में जो टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ द अमाइड्स इसको डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा हाफ पी लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया था। सो इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस टाइप का था कि हम डिस्कस करें बेसिसिटी ऑफ द अमाइड्स कि हमारे पास अमाइड्स बेसिक नेचर शो करते हैं या नहीं करते। तो अमाइड्स वैसे तो बेसिक नेचर शो कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अमाइड्स आर मच वीकर बेसिस देन अमाइंस। अमाइड्स जो हैं कि बहुत ही वीक बेसिस होती है अमाइन से। अब इसके क्या रीज़न है, क्यों हमारे पास अमाइड्स जो हैं वो लेस या वीकर बेसिस है अमाइन से। इसकी रीज़न ये थी, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके पास अमाइड्स के केस में हमारे पास एक कार्बोनल ग्रुप है, लेकिन अमाइंस में वो कार्बोनल ग्रुप नहीं है। ठीक है। अब जब इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बोनिल कार्बन का जो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके पास एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये जिसके पास एबिलिटी होती है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन को भी जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी बात, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NH2 के पास है, अमोनिया के पास जो लॉन तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके डीलोकलाइज कर सकता है पूरे रिंग के ऊपर। यानी पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बाद में यही इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। जिसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री तो नहीं है ना। लाइक देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तो डीलोकलाइज हो रहे होंगे रिंग पे। फॉर एग्जांपल यहाँ बाहर से कोई हाइड्रोजन आता है, वो ये चाह रहा है कि वो हाइड्रोजन आके एच पॉजिटिव प्रोटॉन जो है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाए। तो उसको डेफिनेटली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हुए, ये लोकलाइज ना हुए, तो डेफिनेटली ये हर वक्त अवेलेबल तो नहीं होंगे। मे बी जिस टाइम एच पॉजिटिव प्रोटोन आके यहाँ पे अटैक करे उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही ना हो। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं है टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के लिए वो हर वक्त अवेलेबल भी नहीं होते और फ्री भी नहीं होते। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो अमाइड्स होते हैं इनके पास वेरी लेस प्रोटोनेशन एबिलिटी होती है। प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है इनके पास बहुत ही कम होती है। दैट इज वाई दे आर वेरी वीकली बेसिक। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही लेस है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि दे हैव वेरी लिटिल लिटिल प्रोटोनेशन एबिलिटी। इनके पास प्रोटोनेशन एबिलिटी बहुत ही लिटिल होती है, एंड दैट इज वाई हम कहते हैं कि ये हमारे पास बहुत ही वीक बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं कि दे आर वीकली बेसिक। ठीक है, अमाइड्स बहुत ही वीकली बेसिक होते हैं। अगर हम कंट्रास्ट में बात करें अमाइंस की, तो अमाइंस के पास कोई कार्बोनिल ग्रुप अटैच नहीं है इसके साथ। ऐसा ही है ना, ये देखो RnH2, उसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। जब कार्बोनिल ग्रुप नहीं है और कार्बोनिल ग्रुप ना होने की वजह से वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है जो कि बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज भी नहीं कर सकता, इनको अट्रैक्ट भी अपनी तरफ नहीं कर सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑलवेज फ्री फॉर द प्रोटोनेशन। जब भी कोई प्रोटोन आएगा वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वो ये अवेलेबल होंगे हर वक्त, यहाँ पे अवेलेबल है और ये इजीली इसके ऊपर यहाँ पे ये NH3 बन जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन की जो एबिलिटी है वो मैक्सिमम है। सो हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है वो यहाँ पे फ्री होते हैं और वो इजीली प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी वजह से अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड्स। यहाँ पे प्रोटोनेशन की जो एबिलिटी है वो मैक्सिमम है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रांगली बेसिक है। अच्छा, हम लोग बेसिक नेचर को कैसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जो जिस चीज़ के पास ज़्यादा एबिलिटी होती है प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की, वो हमारे पास स्ट्रांगली बेसिक होता है। और जिसके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं होती या बहुत वीक होती है, उनको हम कहते हैं कि दे आर लेस बेसिक इन नेचर। सो यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक है। 12.7.2 का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था। अब अगर आपको कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताओ, देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट टॉपिक। मैम ये क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है वो ऑलमोस्ट वो है 12.8, अमीनो एसिड्स। इनको अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन अमीनो एसिड्स भी होती है। तो टॉपिक नंबर 12.8 है हमारे पास अमीनो एसिड्स।
अच्छा, अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? हम लोग ये कहते हैं कि अमीनो एसिड्स हमारे पास, दे आर दी मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स। दे आर दी मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के ये मोनोमर्स होते हैं। मीन्स मोनोमर्स क्या होता है और पॉलीमर्स क्या होता है? मोनोमर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है, दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी चीज में। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन का किस, तो हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स है, या कोई भी आप लाइक बेसिक जो, जब आपने कोई एक बिल्डिंग को डिजाइन करना है तो उसकी सबसे जो बेसिक चीज होती है वो आपके पास क्या होती है? आपके पास एक ब्रिक होता है ना। ब्रिक, बहुत सी ब्रिक्स मिलते 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 एक एक बिल्डिंग जो है ना वो पूरी बनती है। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमारे पास अमीनो एसिड्स पे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि ये स्मॉल स्मॉल बहुत से नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स ये होता है कि नंबर ऑफ व्हेन नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन, दे फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है। जब आपके दे फॉर्म अ पॉलीमर, जब हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, ये नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होंगे। मोनोमर, एक मोनोमर हो गया आपके पास, सेकंड मोनोमर हो गया, इसके बाद थर्ड मोनोमर होगा। मींस आपके पास बहुत से, कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होंगे और रिजल्ट में हमारे पास पॉलीमर बनेगा। ये टू मोनोमर्स के कंबाइन होने से पॉलीमर बनता है, थ्री के कंबाइन होने से पॉलीमर बनता है। लाइक नंबर ऑफ, आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स को कंबाइन करेंगे तब भी एक पॉलीमर बनेगा। तो अगर हम इस मोनोमर और पॉलीमर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास अमीनो एसिड्स जो हैं, दे आर द मोनोमर्स। अमीनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं? मोनोमर्स। और जब हमारे पास बहुत से नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, रिजल्ट में फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की। ठीक है। आपके पास ये एक अमीनो एसिड है, ये आपके पास जो है वो सेकेंड अमीनो एसिड है, ये आपके पास नेक्स्ट वन थर्ड अमीनो एसिड है। सो इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन होते जाएंगे और रिजल्ट में हमारे पास एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी, और वो पॉलीमर का नेम क्या होता है? प्रोटीन। उसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोगों ने आज, हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है, टॉपिक नंबर 12.8 हमारे पास है अमीनो एसिड्स। वो जो हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन होने से प्रोटीन बनता है, आज हम उस प्रोटीन का एक बेसिक यूनिट मोनोमर को डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स का जो एक बेसिक यूनिट होता है ना मोनोमर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर है बची हो? यस मैम, क्लियर है। ओके। अब हम मूव करते हैं अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स की, तो इसमें हमारे पास क्या होता है? आपके पास यहाँ पे सेंटर में एक कार्बन अटैच होता है, यहाँ पे एक कार्बन होगा। ठीक है। इस कार्बन के साथ, आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब आपके पास ये मस्ट है कि यहाँ पे लाइक आप ना पोजिशंस को चेंज कर सकते हैं। आपके पास 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं। 4 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं इसके साथ, इस कार्बन के साथ। ठीक है। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन। फर्स्ट जो होता है वो आपके पास हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। सेकेंडली आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। थर्ड आपके पास NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। एंड द फोर्थ वन इज द R, विच इज द एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है। यहां तक पहले अपना क्लियर करो कॉन्सेप्ट कि टोटल 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक, अमाइनो ग्रुप एंड आर ग्रुप अटैच होता है। अच्छा देखो, ये जो आप इनमें कहीं पे भी कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, इसमें इससे कोई लाइक इशू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे है, एक मिनट, ये NH2 है, यहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप है। ये मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे मेरे पास होगा आर। यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादातर एक एक कॉन्सेप्ट आगे जाके आपको समझ आएगी कि ऐसा क्यों हम लोग करते हैं। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम लोग लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप को अटैच करते हैं, या अमाइनो ग्रुप को। ठीक है। और हम राइट साइड पे यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच करते हैं। ठीक है। और टॉप और बॉटम में आप चेंज कर सकते हैं आर ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप को। अच्छा, ये जो NH2 होता है, इसको हम लोग इससे कुछ नेम्स होते हैं, इसको हम लोग एन टर्मिनल भी कहते हैं। इसका एक नेम, इसको आप अमाइनो टर्मिनीज भी कह सकते हैं।
अपने पास ये को पॉइंट्स को नोट कर लेना। एन टर्मिनीज नहीं होता, एन टर्मिनल होता है और अमाइनो टर्मिनीज होता है। सेम इज द केस यहाँ पे आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको मैं यहाँ पे नीचे शो कर रही हूँ। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके भी कुछ नेम्स हैं। इसको आप सी टर्मिनल कह सकते हैं, या इसको आप कार्बोक्सी टर्मिनीज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। टोटल हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में 4 ग्रुप्स होते हैं। अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये इसको हम कहते होते हैं एल्काइल ग्रुप, और एक आपके पास जो है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास टोटल ना यहाँ तक डिस्कशन होगी। ये ग्रुप अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप कभी चेंज नहीं होता, ये हर अमाइनो एसिड में सेम होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वी हैव टोटल 20 अमाइनो एसिड्स। टोटल हमारे पास जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। जिनमें से 20 में से 10 अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज दी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 10 अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और इसी तरह से जो रिमेनिंग 10 रह जाते हैं उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज दी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अच्छा, अब नॉन एसेंशियल के बारे में आपने याद है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ये वो अमीनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। ठीक है। और बॉडी सिंथेसाइज ऑन इट्स अपने ऑन पे सिंथेसाइज करती है, जो बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बल्कि वो हमारे फूड्स के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं। लाइक जैसे हम लोग कोई भी फूड ले रहे होते हैं, फ्रूट्स खा रहे होते हैं, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स मिल रहे होते हैं। हम कोई ऑयल चीज़ें खाते हैं उनसे हमें फैट्स लिपिड्स वगैरह बॉडी को मिल रहे होते हैं। तो वो हमारे पास उसके थ्रू जो अमीनो एसिड आते हैं वो हमारे पास जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड है। टोटल 10 वो होते हैं। और 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, दे आर कॉल्ड एज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे और बताना था जो मुझे इसमें याद नहीं रहा। हाँ, ये जो कार्बन होता है इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। ये हमारे पास अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन क्यों होता है? बिकॉज ये कार्बन ओनली वन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन होता है। ठीक है। इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके पास ऐसा करती हूँ कि ये मेरे पास अल्फा कार्बन है। अच्छा, एक और मैं आपको बीटा कार्बन वैसे शो करवा देती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन अटैच है, सॉरी यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी आर ग्रुप अटैच है। फॉर एग्जांपल आर ग्रुप मेरे पास हाइड्रोजन ही है। सो इसको, इस कार्बन को मैं कहूँगी अल्फा कार्बन, बिकॉज इस ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली ओनली वन कार्बन से अटैच है। उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है। अब हमारे पास एक और कार्बन होता है विच इज कॉल्ड एज दी बीटा कार्बन। बीटा कार्बन भी कहते हैं, या फिर उस अमाइनो एसिड को हम लोग, अब देखो ये जो बीटा अल्फा कार्बन वाला है इसको हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास यही बीटा हो जाएगा, एक मिनट। ओके, अच्छा देखो, ये आपके पास क्या था, अल्फा कार्बन। इसको हम कहते होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी अल्फा अमीनो
एसिड। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक और स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है कि ये आपके पास एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन ये है अटैच है, यहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच कर लिया, यहाँ पे आपने अटैच किया हुआ है हाइड्रोजन को, यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप अटैच है फॉर एग्जाम्पल, उसके उसके पास बेशक कोई कार्बन ही क्यों ना हुआ, और यहाँ पे अटैच है आपके पास CH2 और आगे अटैच आ जाता है हमारे पास अमाइनो NH2। तो अब देखो ये आपके पास कार्बन, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, फिर ये बीटा कार्बन है, कभी भी इस कार्बन को आपने अल्फा नहीं कह सकते। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो नोमेनक्लेचर में हम लोग कार्बोक्स एल्डिहाइड की टोन्स में पढ़ते होते थे, कि जो आपके पास ये COH होता है, इसके कार्बन को आप कभी भी अल्फा कार्बन नहीं कहते होते। ठीक है, इसके साथ वाला जो कार्बन है ये आपका फर्स्ट कार्बन होता है, दिस इज द कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 भी इसको कहते होते हैं, और अल्फा कार्बन भी यही है। फिर ये बीटा कार्बन आता है, गैमा डेल्टा इस तरह से आगे चलते जाते हैं। तो ये आपके पास अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है। तो इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बीटा अमाइनो एसिड, इसको हम कहते होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द बीटा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन होगी। अल्फा अमाइनो एसिड को मैंने डिस्कस कर लिया और बीटा को भी मैंने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपकी बुक में दो तीन स्ट्रक्चर बने हुए, मैं उनको भी मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, उसके बाद यहाँ पे अटैच है आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे अटैच है एक और हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको इसका नेम बताऊं, अभी आपका खैर वो लेवल नहीं है कि आप इसके नेम्स याद करो, लेकिन ये बहुत ही चूंकि बेसिक है, और इवन ये फर्स्ट ईयर में भी नेम्स एक दो दफा हमने यूज किए हैं। तो इसका नेम होता है ग्लाइसिन। ठीक है, इसका नेम याद रख लेना, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन किसको कहते हैं, तो जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये मेरा आर ग्रुप था, अगर हमारे पास हम आर ग्रुप को रिप्लेस करें हाइड्रोजन से, अगर इस आर ग्रुप की जगह मैं हाइड्रोजन ले आती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइसिन, जिसमें हमारे पास जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड होता है, इसका नेम है ग्लाइसिन। ये तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन, ये भी याद रख लेना। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर को देखो तो फिर आप किसको क्या नेम बता सकते हैं, तो इसका नेम ये होगा, इसको हम कहते हैं, अब देखो इसमें 2 कार्बन है, दिस मीन्स कि ये हमारे पास एथेनोइक एसिड हो जाएगा ना, ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 है, और ये मेरा कार्बन नंबर 2 फॉर एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, अब देखो कि नहीं, इस तरह नंबरिंग हम नहीं करेंगे, इसको हम नंबरिंग इस तरह से करते हैं, ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 में इसको कंसिडर कर रही हूँ, 2 में इसको कंसिडर कर रही हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरे पास सेकंड कार्बन के ऊपर तो मेरे पास अमाइनो ग्रुप अटैच है ना, तो इसका नेम हो जाएगा 2 अमाइनो, और ये देखो एथेनोइक बन रहा है ना, एथेनोइक एसिड, 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड, सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो अमाइनो ग्रुप अटैच। अच्छा, मैंने आपको एक बात पहले बताई है कि हम इस कार्बन को कंसिडर नहीं करते, अगर आप अल्फा बीटा करिए फिर आपने अल्फा इसी को कहना है, आप इसको अल्फा नहीं कह सकते, लेकिन नंबरिंग में आप मैं अभी भी थोड़ी सी मुझे मैं कंफ्यूज स्टेट में हूँ कि मुझे लगता है कि इसको हम लोग नंबरिंग नहीं करते। ठीक है, इस कार्बन को, लेकिन मैं फर्दर चेक कर लूंगी, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो नेम गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको 2 अमाइनो कहे, दिस मीन्स कि हमारे पास ये इसको हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो तभी ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 बनते हैं ना, और कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड। मैं आपको ना इसका जो करेक्ट आंसर है मैं इसको एक दफा चेक करके भी फर्दर आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास यहाँ तक। वजह क्लियर है आपको, या कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आया तो पूछ लो भी। जनरल स्ट्रक्चर सबसे पहले आपने डिस्क्राइब किया था, उसमें जो हमारे पास अल्फा कार्बन था वो डायरेक्टली अटैच था अमाइनो ग्रुप के साथ। बट जो बीटा अमाइनो एसिड का आपने स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर अल्फा कार्बन अमाइनो एसिड के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं था, बीटा था, तो ये कोई डिफरेंस तो नहीं क्रिएट करता? हाँ, ये बिल्कुल क्रिएट करता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास क्या है, एक अल्फा अमाइनो एसिड भी है, और इसको आप सेकेंडली आप इसको प्राइमरी अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि आप इसको प्राइमरी अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी अमाइनो एसिड। और देखो ये जो सेकंड वन वाला है, ये जो सेकंड वाला है इसमें देखो क्या, जो अमाइनो ग्रुप है वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच नहीं है ना, सो इसको हम कहते होते हैं, ये हमारे पास होता है सेकेंडरी अमाइनो एसिड। ये एक तो बीटा अमाइनो एसिड, दूसरी बात है ये सेकेंडरी भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अमाइनो ग्रुप अटैच नहीं है, कार्बन के साथ क्या हो रहा है, डायरेक्टली अमाइनो ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है,
तो ये इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस क्रिएट करे। बाकी आपको क्लियर करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे शो किया है कि देखो यहाँ पे ये जो एक CH2 बीच में अटैच हो गया, इसकी वजह से अब ये अल्फा अमाइनो एसिड नहीं रहा, बल्कि ये हो गया, इसको आप कह सकते हैं कि ये बीटा अमाइनो एसिड है। ओके मैम। एंड मैम सेकंड पॉइंट ये कि अगर आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसको बीटा नहीं कंसिडर कर सकते? नहीं, देखो अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्ट्रक्चर, आप इसकी बात करेंगे, सेंटर में आपके पास कार्बन ही है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, और आपने कहा कि आर की जगह पे मैं अटैच करी हूँ मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास, अब आपने क्या कहा, क्या ये बीटा कार्बन हो जाएगा? जी। तो ये बीटा कार्बन हमारे पास नहीं हो सकता। बीटा कार्बन हमारे पास यही कैटेगरी है। देखो अब क्या होगा, यही अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी अटैच है और डायरेक्टली इस अमाइनो ग्रुप से भी अटैच है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हम इसको, इस CH3 को जस्ट हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसिडर करे होते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये ना, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल आप इसकी नंबरिंग करें ना, तो आप नंबरिंग में ये कह सकती हैं, फिर आप नंबरिंग में इस सेंस में इसको ला सकती हैं। चलो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको एक पैरेंट चेन कंसिडर करी हूँ, तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा। या इस तरह भी मैं नहीं कर सकती, मैं इसको एज अ सब्सटेंट ही लूंगी, तो मेरे पास यही इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 बन रहा है, ये 1 और ये 2, और 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। फिर हम इस तरह से कह देंगे 2 मिथाइल, इसका नेम बन जाएगा। ठीक है, ओके मैम। एंड मैम कार्बोक्सिलिक को हमने वन नंबरिंग देनी होती है या फिर अल्फा कार्बन को? ये कोई ये मतलब पहले बता थी कि मेरी माइंड में कंफ्यूजन आ रही है, लेकिन जिस तरह देखो, अगर आपके पेज नंबर 112 पेज है ये, नहीं 212 पेज है, 212 पेज पे देखो बुक पे कि स्ट्रक्चर बना हुआ है 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड का, जिसमें क्या है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और R ग्रुप की जगह भी इन्होंने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करें, ये लोग कंसिडर करें दिस इज द पेरेंट चेन। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, और कार्बन नंबर 2 पे वो कहते हैं कि अमाइनो ग्रुप अटैच है। ठीक है, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन ही है, इसको तो कंसिडर हम नहीं करते होते उस तरह से। तो फिर वो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 अमाइनो एथानोइक एसिड। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कार्बन नंबर 1 तो ये वाला है ना। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली मैंने आज तक यही स्टडी किया, और जो चीज़ मेरे इस टाइम पे माइंड में आ रही है वो यही है कि हम लोग इसको कार्बन नंबर 1 नहीं कह सकते। कार्बन नंबर 1 हमारे पास कार्बोक्सिलिक का कार्बन 1 नहीं होता, बल्कि नेक्स्ट कार्बन 1 होता है। लेकिन खैर इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली आपको यही, यहाँ पे देखो तो आपको यही बता रहा है। अच्छा, साथ में स्ट्रक्चर डायग्राम देखिए, इसमें ये कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे अटैच है मेरे पास मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मेरे पास NH2 है, और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। अब क्या हुआ कि हमने जो है वही वाली बात की, हमने मिथाइल आर को हमने मिथाइल ले लिया, ये आर ग्रुप यहाँ पे अटैच था, इसको मैंने मिथाइल कंसिडर कर लिया। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसका एक पेरेंट चेन बनाऊँ, ये मेरे पास पेरेंट चेन हो जाएगी, इसकी पेरेंट चेन, ये कार्बन 1, ये 2 और ये 3, मैं यहाँ स्टार्ट करूँ यहाँ स्टार्ट करूँ एक ही बात होती है। तो अब देखो मेरे पास सब कार्बन एक ही लाइन में आ चुके हैं। अब मैं इसको नेम सा देती हूँ 2 अमाइनो, ये मेरे पास बन चुका है 2 अमाइनो, 3 कार्बन है, तो ये बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो दिस मीन्स कि हमने कार्बन को नंबरिंग करनी है। समझ आ गया आपको? यस मैम, समझ आ गई। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक नंबर 12.8 था। जो कन्फ्यूजन है उसको मैं आपकी बाद में भी क्लियर करती हूँ। टॉपिक नंबर 12.8 कवर कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, टॉपिक नंबर 12.8.1 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इस 8.1 में आपको क्या बताया गया, इसमें हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हैं। हमारे पास अमाइनो एसिड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हम इनको डिस्कस करने हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट को, इस हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये फुल, ये जो टॉपिक नंबर 12.8.1 की जो डिस्क्रिप्शन गिवन है वो सारी इसी के पीछे बात हो रही है। यानी कि हमने एंड पे जाके इसको हम लोगों ने
प्रूफ करना है कि दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि देखो ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ अटैच है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, यहाँ अटैच है इसका अमाइनो ग्रुप, यहाँ अटैच है हाइड्रोजन और यहाँ पे अटैच है आर ग्रुप। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास इसके पास टू ग्रुप्स है, इसके पास कार्बोक्सिलिक सॉरी अमाइनो एसिड के पास एक होता है अमाइनो ग्रुप और एक होता है इसके पास सी ओ एच यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ये टू ग्रुप्स इसके पास होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है ना कि फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर करे इस NH2 अमाइनो ग्रुप को, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ अभी इस तरह का एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो मैं आपको एरो इस तरह भी शो करवा रही हूँ कि ये देखो इसने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज आगे इसका हाइड्रोजन इसने अपना लॉस कर दिया। जब ये अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा तो नाइट्रोजन के पास लॉन तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास एबिलिटी है कि वो उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और यहाँ पे आके हमारे पास एक क्रिएट हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, बाकी ये हाइड्रोजन और ये R हमारे पास वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और मैं इसको रिवर्स करूंगी तो रिवर्स में हमारे पास दोबारा यही वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास एक एक थी ना, एक इंटरनल ट्रांसफर हुआ है हाइड्रोजन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो ग्रुप में, और रिजल्ट में आपने ये देखा कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी एक ही अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में। पॉजिटिव चार्ज भी आ चुका है और नेगेटिव चार्ज भी आ चुका है। इस स्टेट को हम कहते हैं ज्विटर आइन, इसको हम कहते होते हैं ज्विटर आइन। ज्विटर आइन, इसको हम ज्विटर आइन क्यों कह रहे हैं? सेकेंडली इसको हम आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन याद रखना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायपोलर आइन। इसको डायपोलर आइन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो इंटरनल आइन भी कह सकते हैं। इसके थ्री नेम्स होते हैं, बहुत फेमिलर, इसके बहुत ही फेमस इसके थ्री नेम्स हैं। ज्विटर आइन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इंटरनल आइन या फिर डायपोलर आइन। देखो इस पे नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी इसके पास आ चुका है। अच्छा, इसमें ना क्या होता है कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, जियोट्राइन हमारे पास वो स्टेट होती है जिसमें एक ही अमाइनो एसिड के अंदर जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ये आप कह सकते हैं कि अगर आप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को, अगर उसको अपने चार्जेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो जो आयनिक फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज ज्यूटराइन। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताया ज्विटर आइन पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा, ज्विटर आइन पे हम बात करें ओवरऑल चार्ज की कि ओवरऑल चार्ज ज्वेटर आइन का हमारे पास क्या होगा, तो आप मुझे बताओ वजीह इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है इस पूरे ज्वेटर आइन पे? जीरो, इट्स न्यूट्रल। न्यूट्रल, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो रिजल्ट में ओवरऑल चार्ज की अगर हम बात करें तो इट हैज नो ओवरऑल चार्ज। नो, या आप इसको कह सकते हैं कि न्यूट्रल चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, सो इस तरह से कोई चार्ज नहीं होता। वैसे अमाइनो पे जो है वो पॉजिटिव और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा आंसर है हाई मेल्टिंग पॉइंट का। देखो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, ये ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करे ना। यहाँ पे इनके इनके मिड में जो एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो कितनी स्ट्रांग होंगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं, ये दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। इनको ब्रेक करना, इन 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 एमाइनो और कार्बोक्सिलिक के दरम्यान जो एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इसके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कि दोनों ऑपोजिट चार्जेस की बहुत ज्यादा इनकी स्ट्रांग फोर्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज वाई वी से कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इस ज्वेटर आयन को मेल्ट करना पड़े या इसको ब्रेक करना पड़े तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको बहुत ही हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो दैट इज वाई वी से इन दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इवन आपको पता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरम्यान एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव ऑपोजिट चार्ज के जमाने की अट्रैक्शन होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर आपको इस न्यूट्राइन को ब्रेक करना पड़ जाए, इसको मेल्ट करना पड़े, तो इसको मेल्ट करने के लिए आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। आप हाई टेम्परेचर देंगे तभी जाके ये मेल्ट हो सकता है और रिजल्ट में हम ये कहते हैं कि हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किस चीज की, ज्विटराइन की। सॉरी, हमारे पास बहुत ही इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका पे बहुत ही हाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी रीजन है कि क्यों हम कहते हैं कि
हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, या कहीं पे लिखा हुआ है ग्लूटाराइन्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, या अगर एग्जाम में आपको दे दिया रहता है कि वाई द डायपोलर आइन्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, या इंटरनल आइन्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आपने इस पॉइंट पे आके वो नहीं करना पैनिक के मैंने तो एक चीज़ पढ़ी नहीं है, बल्कि आपको मैंने थ्री नेम्स बता दिए हैं इसके ना। तो आपको पता है कि अमाइनो एसिड की बात की जाए, हम ज्विटराइन की बात करें, हम लोग डायपोलर की बात करें या इंटरनल आइन की बात करें, कि सब एक ही डिस्कशन हो रही है। इन सब का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? इसीलिए हाई होता है बिकॉज इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तरह अट्रैक्शन आ गई है। और ये जो एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ऑपोजिट आयनिक अट्रैक्शन की वजह से, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट आपको? हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो सारे स्वीटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल, सब ट्राइन की फॉर्म में देखो, ये जो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं सबका अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप सेम होते हैं ना, चेंज तो सिर्फ आर ग्रुप में आता है। तो ज्वेटराइन किसकी वजह से बन रहा है? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है अमाइनो और कार्बोक्सिलिक, तो चाहे 20 अमाइनो एसिड में जो भी अमाइनो एसिड आप उठा के ले ले, बहुत से होते हैं। ग्लाइसिन होता है, एलानिन होता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रेओनीन, ट्रिप्टोफैन, बहुत बहुत से 20 अमाइनो के नेम्स तो आपने याद तो खैर अभी नहीं करने, बायोकेमिस्ट्री में शायद आपको जाके याद करने पड़ जाएंगे, तो आपको चैप्टर आएगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि चाहे 20 में से कोई भी अमाइनो एसिड है, सबके पास अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप तो है ना। तो अट्रैक्शन कहाँ पे? अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक के दरमियान, तो डेफिनेटली ये ज्वेटराइन सब में बनेगा। और ज्वेटराइन की वजह से इसका चार्ज जो है वो ओवरऑल चार्ज जीरो होता है, और इनका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैम फिर इससे तो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड कहीं ना कहीं तो ब्रेक होंगे। वहां पर हम्म। भी फिर इतनी ज्यादा एनर्जी देना तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी 37 होता है। बिल्कुल। तो वहां पे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी में अमाइनो एसिड होते हैं, बिल्कुल उनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उनको देखो रूम टेम्परेचर, लेकिन बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो हाई ही होता है। इंटरनल टेम्परेचर की बात की है, रूम टेम्परेचर तो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है ना। इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का उस लाइक अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है ना कि उस टेम्परेचर पे ये ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें जो हमारी बॉडी के नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, इंटरनल टेम्परेचर इतना होता है कि वो उसको मैनेज कर रहे हैं। और जो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, जो इनको हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करे होते हैं, या जो हमें फूड्स वगैरह से मिल रहे होते हैं, इनको ब्रेक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और इसके लिए फिर आपको लैब में जब आप ये काम करें तो फिर आपको बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ा होता है आपको, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई रखेंगे तब जाके ये मेल्ट हो पाते हैं। लेकिन जो बॉडी के है एग्जैक्टली उनमें भी विटामिन है, वो भी मतलब उनके पास भी आयनिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बना दिया इंटरनल बॉडी का कि इतना टेम्परेचर उनको मिल रहा है जिस टेम्परेचर पे वो ब्रेक हो रहे हैं। डेफिनेटली अगर ब्रेक ना हो पाते तो डाइजेशन कैसे पॉसिबल थी? ठीक है। तो बॉडी उसको इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 होता है ना, इंटरनल टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है। और उसी के अकॉर्डिंग इतना है कि वो मैनेज करें इन सब अमाइनो एसिड्स को। ओके ये मैम। इसकी रीजन है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, टॉपिक नंबर 12.8.2, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। 12.8.2 हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वन अमाइनो एसिड है, ये आपके पास कार्बन है अमाइनो एसिड का, यहाँ पे आपके पास आर ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास एच है, यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको मैं ओपन करके यहाँ पे लिख रही हूँ, और यहाँ पे आपके पास अमाइनो ग्रुप है NH2। अब याद रखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को शो करते हैं, तो फिर ये मस्ट हो जाता है कि आपने लेफ्ट और राइट पे ये टू ग्रुप्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। साथ ही साथ अगर फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट अमाइनो एसिड का, मेरे पास ये एक अमाइनो एसिड है, और अगर फॉर एग्जांपल इस अमाइनो एसिड का यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए, तो सेकंड अमाइनो एसिड आप जो शो करेंगे उसका यहाँ पे आपने अमाइनो ग्रुप शो करना है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास NH2 आ जाएगा, देन ये कार्बन है, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। अब क्या होगा कि सेंटर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना OH रिमूव करेगा, अमाइनो ग्रुप अपना H रिमूव करेगा। ठीक है। अमाइनो ग्रुप अपना, सॉरी फर्स्ट अमाइनो एसिड अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव कर रहा है, सेकेंड अमाइनो एसिड जो है वो अपना हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, रिजल्ट में वाटर की एलिमिनेशन होती है। ठीक है।
रिजल्ट में वाटर की एलिमिनेशन होती है और हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ये देखो आपके पास स्टार्टिंग में वही आप साथ देखते जाओ। यहाँ पे NH2, आगे आ जाएगा कार्बन, इस पे अटैच ये R ग्रुप, नीचे अटैच ये हाइड्रोजन। अब आगे देखो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब ये हमने OH और H यहाँ से निकाल दिया है। अब जो बॉन्ड कर होगा यहाँ पे, ये आगे आ जाएगा अटैच N, इसके ऊपर आ जाता है हमारे पास अटैच हाइड्रोजन। इसके बाद आगे देखो, ये कार्बन है, आगे फर्दर यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, फिर वही आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक न्यू बॉन्ड क्रिएट हुआ है इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरम्यान में, पहले ये बॉन्ड नहीं था, एक न्यू बॉन्ड क्रिएट हुआ है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। हमारे पास टू अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं थ्रू अ लिंकेज या थ्रू अ बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज दी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और रिजल्ट में वाटर की एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर की हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, अमाइनो ग्रुप हो गया, HCl हो गया, इनकी एलिमिनेशन होती है। दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ देखो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, टू अमीनो एसिड ने कंबाइन किया, वाटर का एलिमिनेशन हुआ, रिजल्ट में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द अमीनो ग्रुप। ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है कार्बन और नाइट्रोजन के बेड में, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड लिंकेजेस भी आप कह सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर टू अमीनो एसिड कंबाइन होने से एक कंप्लीट ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं आपको बताऊं इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, वी कॉल दिस कंपाउंड एज दी, कंपाउंड का नेम क्या होगा, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड। क्यों डाइपेप्टाइड कह रहे हैं, बिकॉज हम इसलिए इसको डाइपेप्टाइड कहते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो, दो कंबाइन होंगे तो इसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास थ्री अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो रहे हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो क्या हो जाएगा, ट्राइपेप्टाइड। अगर हमारे पास फोर अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो रहे हैं, उसको हम कहते होते हैं, फोर को हम कहते हैं टेट्रा अमाइनो एसिड, टेट्रापेप्टाइड सॉरी। ठीक है, अगर थ्री होंगे तो वो ट्राई हो जाएगा, अगर टू होंगे तो डाई हो जाएगा, थ्री होंगे तो ट्राई हो जाता है, फोर होते हैं तो टेट्रापेप्टाइड हो जाता है। अच्छा, एक और टर्म यूज की जाती है कि उसको हम कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगो आपने सुना तो जरूर होगा, कार्बोक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हम ये टर्म बहुत यूज करते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स। मतलब ओलिगो की ओलिगोसेकेराइड्स की टर्म बहुत यूज होती है। तो ओलिगोपेप्टाइड्स क्या होता है, अगर आपके पास 3 से लेकर 10 के दरम्यान अगर नंबर हो अमाइनो एसिड्स का, आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा लेकिन कहा गया 3 से 10 के मिड में कोई भी नंबर होगा, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड। और अगर हमारे पास लाइक लिखा हुआ आ जाए greater than 10, तो आप कहते हैं कि वो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत कहा जाए वन और मोर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती है, तो उसको हम नेम देते हैं प्रोटीन्स का। ठीक है, तो इस तरह कुछ टर्म्स आपने याद रखनी